What's up guys? Welcome back to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आपके पास आ रही है। बीच में कुछ डिले हो गया था क्योंकि प्रोग्रेस में मुझे थोड़ा सा बिल्कुल ही स्लो डाउन्स देखने को मिल रहे थे, जिस वजह से मैंने एनालिटिक्स के चक्कर में थोड़ी सी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज से आपके पास वीडियोस बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ आ रही होगी। और दूसरी बात, आप लोगों का इंगेजमेंट भी बहुत कम था। तो इन सब बातों को छोड़ते हैं, आज हम करेंगे 5th चैप्टर हमारा स्टार्ट, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। अब हम पढ़ के क्या क्या आ चुके हैं मैम, हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैनेजमेंट के हमारे पास 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें से मैम हम प्लानिंग कवर कर चुके हैं। अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा इस चैप्टर में कि मीनिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की। What is the meaning of organizing? तो बेटा पहले समझ लो तुम, उसके बाद में बताती हूँ लिखा क्या है। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी बिजनेस अपने काम को क्या करता है, सबसे पहले तो डिवाइड करता है और उसकी ग्रुपिंग करता है। ग्रुपिंग मतलब डिपार्टमेंट्स बनाता है। और बेटा इस प्रोसेस में क्लियरली डिफाइंड होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है और कौन किसको अकाउंटेबल है। समझ गए क्या है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? चीज़ों को डिवाइड करना। एक प्रोसेस है जिसमें एक बिजनेस अपने काम को, अपने वर्क को डिवाइड करती है, उसकी ग्रुपिंग करती है। ग्रुपिंग मतलब डिपार्टमेंट्स बनाना, ठीक है। उसके बाद काम लोगों को असाइन करती है और ये क्लियरली डिफाइन होता है कि अथॉरिटी किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कौन किसको अकाउंटेबल है। आए समझ में क्या है ऑर्गेनाइजिंग? अब देखो क्या लिखा हुआ है। Organizing is the process of identifying and grouping work, assigning duties to individuals, and establishing authority-responsibility relationships so that all tasks are performed efficiently to achieve organizational goals. Organizing क्या है बेटा? एक process है मैम किस चीज़ की? वर्क को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, देन उसकी ग्रुपिंग करो। जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है उनको ग्रुपिंग कर दो और एक ग्रुप उनका बना दो। असाइनिंग ड्यूटीज़ टू इंडिविजुअल्स, बेटा अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको ड्यूटीज़ साइन करना और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना। क्या मतलब मैम? बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है और अथॉरिटी किसके पास है, इसको क्लियरली डिफाइन करना। क्या है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप? सो दैट ऑल टास्क आर परफॉर्म एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब ये सारे काम बेटा हम मैनेज करके चल रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे वो हम एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में, हम कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे होंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजिंग क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होना। सिमिलर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझो तुम। ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने काम को एक बेटर वे में लोगों को बताना और उसको परफॉर्म करना। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। आए समझ? एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे देखो, किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन है, मान लो आपके स्कूल का एक एनुअल फंक्शन है, तो बेटा उसमें सारे ही टीचर्स या फिर सारे ही लोग सिर्फ एक ही काम में तो नहीं लगे रहते कि नहीं सिर्फ स्टेज डेकोरेशन करनी है। भाई सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो यही एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग की। सारी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, किसको क्या काम करना है, कौन सा काम किस तरीके से होगा और कैसे पूरा एफिशिएंटली हम उसको अचीव कर पाएंगे। समझ गए ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसके बाद आ रहा है हमारा सेकेंड पार्ट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब मैम प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? देखो हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में, बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सीक्वेंस में आपको लर्न करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है। 1 बाय 1 समझते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं प्रोसेस में। सबसे पहली है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क जो आपका है, सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जो है वो अपने काम को आइडेंटिफाई करे कि हमारे पास काम क्या है, कितने लोगों का काम है और हमारे पास क्या काम है। उसके बाद ग्रुपिंग का क्या मतलब मैम? बेटा सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है उनको इकट्ठा एक ग्रुप बना दो, जिससे कि चीज़ें जब इधर उधर नहीं होंगी तो काम हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। समझ गए? जैसे कि स्कूल में होता है
स्कूल में देखो हर स्टूडेंट के लिए, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्लासरूम होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि सारे बच्चे एक ही हॉल में बैठे और फिर टीचर आके पूछ रहा है भाई कॉमर्स का कौन है, ह्यूमैनिटीज़ का कौन है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होती है चीज़ें। वही है कि सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो और उसको डिवीज़न कर दो, ठीक है, बांट दो काम को छोटे छोटे हिस्सों में। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब मैम डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली डिपार्टमेंट्स बना दो, ठीक है। जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आपने ग्रुपिंग की थी, काम को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद डिवाइड कर दिया। अब आपने जो डिवाइड किया है काम को बेटा, उसके डिपार्टमेंट्स बना दो। जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं उनका आप एक डिपार्टमेंट बनाओ, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सब क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो क्या लिखा है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। दिस हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स। मैम कोऑर्डिनेशन तो आ गया समझ में, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन क्या है? बेटा स्पेशलाइजेशन है कि जब इंसान एक ही काम को बार बार करेगा। अपन ने डिपार्टमेंट सेट कर दी है, अब उसमें अपने कुछ एम्प्लॉयज़, तो अपन हर बार एम्प्लॉयज़ को चेंज तो नहीं करेंगे कि आज आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहो, कल आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना, नहीं ना। उनकी स्किल्स के, उनके नॉलेज के हिसाब से उनको एक डिपार्टमेंट में असाइन करेंगे। तो क्या होगा कि एक इंसान जब बार बार काम को परफॉर्म करेगा तो हमें काम में स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल के आएगा। आगे समझ में दोनों स्टेप्स। उसके बाद थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। मैम क्या मतलब? बेटा डिपार्टमेंट्स तो आपने बना दिए, लेकिन क्या खाली डिपार्टमेंट्स में काम होगा? नहीं ना। उन डिपार्टमेंट्स के लिए एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी असाइन करना कि आपको क्या काम है, आप किस डिपार्टमेंट के लिए है, बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड नॉलेज। उनकी स्किल्स क्या है, उनके पास नॉलेज कितनी है, उसके बेसिस पर आप उन्हें ड्यूटीज़ असाइन करो, ठीक है। अगर कोई इंसान फाइनेंस के लिए अच्छा है तो आप उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में असाइन कर दो ड्यूटी। समझ गए क्या है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? देखो क्या लिखा है, टास्क आर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दिस एंश्योर्स एफिशिएंट एंड क्वालिटी वर्क। जब जो इंसान जो काम कर रहा होगा वही काम करेगा जो उसको आता है, तो क्या होगा, काम एफिशिएंटली पूरा होगा और वर्क में हमें क्वालिटी भी देखने को मिलती है। उसके बाद लास्ट स्टेप है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मैम क्या मतलब? मैंने स्टार्टिंग में आपको जब ऑर्गेनाइजेशंस अभी एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का मतलब है बेटा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, वो क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। समझ गए? देखो क्या लिखा हुआ है, A chain of command is established where each individual knows who they report to and who reports to them. उन्हें किसको रिपोर्ट करना है बेटा और उन्हें कौन रिपोर्ट करेगा, ठीक है। It ensures accountability and smooth communication. Accountability भी अच्छे से चलती है आपकी, confusion नहीं होती, conflicts नहीं होती, duplication of work देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब एक जैसे सुपीरियर्स बहुत सारे हैं और सुपीरियर्स किसी एक एम्प्लॉय को दो सुपीरियर्स काम बता रहे हैं, तो बेटा वहाँ पे दिक्कत आती है ना कि एम्प्लॉय जो है, जो सबऑर्डिनेट है, वो पहले किसका काम करेगा, तो कन्फ्यूज़न भी होती है। और जब ऑर्गेनाइजिंग को हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल रही होती, तो एक काम कई बार हमें दो बार देखने को मिलता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी यहाँ पर होता है। लेकिन जब एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स फॉलो हो रहा होता है, पता होता है कि हम किसके लिए अकाउंटेबल हैं, अपने काम को हमें किसको आंसरेबल है, किसको आंसर करना है, तो हम जो काम है उसको भी अच्छी तरीके से करते हैं एम्प्लॉइज और एफिशिएंट तरीके से काम निकल कर आता है। समझ गए चारों ही स्टेप्स? देखो लर्न करो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और लास्ट में एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। IDAE ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, IDAE, ठीक है। सीक्वेंस में ही लर्न करना है, आगे पीछे प्लीज मत करना, मार्क्स कट जाते हैं। आए समझ में? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब मैम हम प्रोसेस तो समझ गए, मीनिंग भी समझ गए, लेकिन ये बताइए कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों करनी है, ज़रूरत क्या है ऑर्गेनाइजिंग करने की, क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग करना किसी भी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेटा जब सारी ही चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, आपने अपने टोटल काम को, अब सारा ही काम कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा
होगा, तो सारा बर्डन किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और लोगों को ड्यूटीज असाइन कर दी। तो अब एक इंसान जब बार बार एक ही काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, और दूसरी बात बर्डन भी नहीं होगा। जो एम्प्लॉय को जो काम दिया जाएगा वो फोकसली उसी पे काम करेगा, उसका फोकस उसी काम पर होगा, बाकी उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है। द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड ईच पर्सन इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। दिस लीड्स टू एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बेटा इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, आपको एक्यूरेट काम भी देखने को मिलता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। जब हम ऑर्गेनाइजिंग जो है वो यूज़ करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ों को चलाते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो क्या होता है, वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी होती है। उनको पता होता है कि बॉस कौन है, हमारा सुपीरियर कौन है, हम किसकी सबॉर्डिनेट है और हमारा सबॉर्डिनेट कौन है। आए समझ में, हम किसके लिए आंसरेबल हैं, हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, किस काम को हम ऑर्डर्स दे सकते हैं, कौन से हम डिसीजंस कर सकते हैं, ये सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन एम्प्लॉइज को नहीं होता और वही डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट से बचता है ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा है, ईच एम्प्लॉय नोज व्हाट दे आर सपोज टू डू एंड हु दे आर आंसरेबल टू। उन्हें करना क्या है और वो किसके लिए आंसरेबल है बेटा, ये क्लियरली सारे एम्प्लॉयज जानते हैं। इट एलिमिनेट्स कंफ्यूजन एंड हेल्प एंड स्मूथ कोऑर्डिनेशन। आए समझ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सब सारी चीज़ें जब आप अच्छे से कर रहे हो तो रिसोर्सेज का तो हम ऑप्टिमम यूज़ कर ही रहे होंगे, वेस्टेज हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंस है जिसको आप सारी ही बिजनेस स्टडीज़ में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज का क्या मतलब बेटा, एक वेल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से चल रही होती है, सारा काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा होता है, वहाँ क्या होता है कि मार्केट में जो रैपिड सडन चेंजेस आते हैं ना, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से अडेप्ट कर लेता है और उन ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकल जाता है बेटा, जिनको बिजनेस एनवायरनमेंट की परख नहीं है, जो जल्दी से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है बेटा, चेंज को सडनली अडेप्ट करने में चेंज करता है, कि रैपिड चेंजेस जो भी मार्केट में आ रहे हैं आप उसको सडनली ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनवायरनमेंट और मार्केट नीड्स। कहीं पर भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी भाई अडेप्ट कर लेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में है तो हम उसको भी जानते हैं, हम उसको भी अडेप्ट कर लेंगे, और मार्केट नीड्स में है तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को चेंज करेंगे। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। बेटा ये चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, मैम ग्रोथ से समझ गए, कॉम्पिटिटिवनेस क्या है बेटा, अपने कॉम्पिटिशन अपन जिससे कर रहे हैं, अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको पीछे छोड़ना, क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस है। आए समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है बेटा, जब क्लियरली डिवीजन होता है वर्क का, सारा ही वर्क जो है वो डिवाइड होता है, तो जिनके पास अथॉरिटी होती है, जो लोग ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, वो अच्छे से काम को कंट्रोल भी कर पाते हैं और सुपरवाइज भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि काम क्लियरली डिवाइड होता है, एक ही इंसान तो सारा काम नहीं कर रहा और ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो उसके हेड होंगे वो उसको अच्छे से सुपरवाइज कर पाएंगे ना, उस पर उनका कंट्रोल होगा। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है कौन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी मेक्स इट इजियर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। मैम क्या मतलब है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब है, देखो आगे हम इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम पढ़ेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि जब कोई सुपीरियर किसी वजह से या फिर किसी काम की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर बाहर जाता है तो वो अपने किसी एक सबॉर्डिनेट को अपनी जो अथॉरिटी, अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है बेटा, वो डेलीगेट करके जाता है कि जब तक मैं नहीं रहूँगा तब तक आप मेरी पावर का यूज़ कर सकते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग मेरी मैं करता था वो अब आप कर सकते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से होता क्या है कि जो
सुपीरियर्स होती है बेटा, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डिसीजंस लेने की, तो वो अपनी भी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी दूसरी क्रिएटिविटी का फ़ायदा उठाता है। आए समझ? तो क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी लोगों का यहाँ पर हो रहा होता है। डेलीगेशन ऑफ वर्क प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्स देम फॉर हायर रोल्स इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी है कि सुपीरियर नहीं है, तो भाई सबॉर्डिनेट ने पहले भी हैंडल कर रखा है, वो हैंडल कर लेगा चीज़ों को, ठीक है, तो इसमें भी हेल्प होती है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो बहुत ज़्यादा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हम नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने करके देख लिया है, हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जल्दी समाप्त कर चुके हैं, तो इंगेजमेंट तो मुझे आप लोगों की देखने को उसमें इतनी ज़्यादा नहीं मिली है, और आपका भी फॉल्ट नहीं है भाई, लास्ट में ही पढ़ाई करोगे, इस टाइम पे इतने ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़े से चीज़ों को रीशेड्यूल करेंगे। पहले आपके पास डेली वीडियो आ रहा था, अब क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव डेज पर वीडियो डालेंगे। आज वीडियो आएगी आपके पास, उसके बाद कल नहीं परसों आपके पास वीडियोज़ आएगी। वीडियो डेली आएगी, लेकिन एक दिन आपकी और एक दिन 11th की, तो ऑल्टरनेटिव डेज पर हम वीडियोज़ चलाएंगे। उससे क्या होगा, आपका भी थोड़ा बर्डन कम होगा और आप फ्रीली सीख पाओगे, फ्रीली चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, और अभी से आपको बर्डन भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और रही बात उन 4 चैप्टर्स की, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट आपकी एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, और हमने उसका मैराथन भी कवर किया है। अगर मैराथन से आपको समझना है तो मैराथन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आई बटन में भी मैं लिंक को डाल दूंगी। तो आई होप कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।